मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो ठोस जो होते हैं उनमें जो रिक्तियां होती है यानी वॉइड जो होती है कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से वो बनती है, उसकी लोकेशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और उससे जो प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त। आज हम बात करेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें जो अपूर्णता या जो दोष होते हैं या जो त्रुटि होती है, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं डिफेक्ट्स, डिफेक्ट को लेकर आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कई प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो हम बात करेंगे। देखो, ठोसों में अपूर्णताएं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता कह सकते हो, या दोष कह सकते हो, या त्रुटि कह सकते हो। ठोसों में अपूर्णता, त्रुटि या दोष। देखो, अपूर्णता का मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई पूरी चीज नहीं है, अपूर्ण है। त्रुटि कह सकते हो, दोष यानी किसी न किसी प्रकार की क्या है, कमी है, उसे हम क्या कहते हैं? दोष या ठोसों में अपूर्णता या डिफेक्ट कहते हैं। देखो, एक जो कोई सा भी जो क्रिस्टल होता है, कोई भी जो ठोस संरचना होती है, कोई सा भी जो क्रिस्टल होता है, उसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या होती है? अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। किसी कारणवश, जैसे ताप देने से या दाब लगाने से, किसी कारणवश क्या होता है कि उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है। यानी यूं कह सकते हैं कि कणों में अव्यवस्था आ जाती है। इस अव्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए सबसे पहले इसकी। ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि क्या होती है? लिखिए, क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन लेकिन किसी कारणवश, किसी कारणवश इन अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है। इन अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है। अनियमितता आ जाती है, जिससे क्रिस्टल की ज्यामिति में विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टल की ज्यामिति में या क्रिस्टल की संरचना में, कैसे भी ले लो, क्रिस्टल की संरचना में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसे इसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई सा भी एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसे हम बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल। तो लिखो नीचे लाइन में, वह क्रिस्टल, वह क्रिस्टल जिसमें जिसमें सभी परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित हो। सभी परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित हो। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित हो, उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं दोष जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो डिफेक्ट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो, मुख्य रूप से जो दोष होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बड़े तौर पर। एक तो होता है रेखिक दोष। रेखिक दोष। और दूसरा होता है बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। ठीक है, मुख्य रूप से जो अपने को दूसरा देखना है बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष को लेकर।
सबसे पहले हम बात करते हैं रेखिक दोष में क्या होता है। देखो रेखिक दोष में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास एक क्रिस्टल है इस प्रकार से, ये एक क्रिस्टल है। अब देखो क्या होगा, रेखिक दोष में क्या होगा कि इसके अंदर अवयवी कण जो होंगे वो एक रेखा में क्या हो जाएंगे, वहां से बाहर हो जाएंगे। जैसे मान लो ये कर लेते हैं अपन, ये इस तरह से एक रेखिक क्रम में हो गया। देखो ये जो त्रुटि जो उत्पन्न हुई, एक रेखीय त्रुटि उत्पन्न हो गई यहां पर, देखो पूरी की पूरी। अगर केवल एक यहां से निकलता ही है केवल, यानी एक बिंदु के रूप में कह सकते हैं अपन, यहां तो इसको बड़ा बना रखा है अपन ने समझने के लिए बाकी, लेकिन एक बिंदु के रूप में हो सकता है ये, इसको अपन बिंदु के रूप में कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां जो देखो कमी हुई पूरी कैसी होगी, रेखीय कमी हो गई। यानी जब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, एक रेखीय क्रम में क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक दोष कहते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष में क्या होगा, अवयवी कण एक बिंदु के रूप में क्या दर्शाते हैं, कमी दर्शाते हैं। यानी अवयवी कण के बाहर हो जाने से वहां पर एक बिंदु के रूप में क्या हो जाता है, डॉट बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। अब देखो बिंदु दोष को लेकर हम बात करेंगे मुख्य रूप से, और यही अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। बिंदु दोष या जिसे हम और क्या बोलते हैं, परमाणुवीय दोष भी कहते हैं। देखो इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष। दूसरा आ जाएगा आपका अरस समीकरण मिति दोष। और तीसरा आ जाएगा आपका अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष कह सकते हो या अशुद्धि दोष कह सकते हो, ठीक है। तो 3 प्रकार के हो गए आपके। देखो एक तो कौन सा हो गया, रस समीकरण मिति दोष, जिसे अपन बोलते हैं स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक्योमेट्रिक इफेक्ट। आपकी की जो बुक है उसके अंदर हो सकता है इसको लिखा हुआ स्ट्राइक्योमेट्रिक इफेक्ट, डिफेक्ट, सॉरी स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, क्या हो जाएगा, नॉन, और ये हो जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर। तो इस प्रकार से जो बिंदु दोष है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो रस समीकरण मिति यानी स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा अरस समीकरण मिति यानी नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष, और तीसरा हो जाएगा आपका अशुद्धता दोष यानी अनप्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। देखो जो रस समीकरण मिति दोष है इसको हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आता है फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल दोष या फ्रेंकेल त्रुटि, और एक आता है शोटकी दोष। ये दोनों दोष ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे टॉपिक की अगर हम बात करें, क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता, ठीक है, तो पूरे जितने भी जो टॉपिक है उनको एक साइड में कर दो, और इन दोनों दोषों को, फ्रेंकेल और शोटकी को एक साइड में कर दो, तो 80% ये इंपॉर्टेंट है और 20% बाकी का आपका इंपॉर्टेंट है, ठोसों में जो अपूर्णता वाला जो टॉपिक है। इसलिए मुख्य रूप से जो फोकस करना है आपको इन दोनों टॉपिक पे करना है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। एक तो फ्रेंकेल क्या होता है और एक शोटकी क्या होता है, ठीक है, इसको हम विस्तार से करेंगे। बात करते हैं अपन अरस समीकरण मिति के बारे में भी। इसके अंदर क्या होता है, देखो अरस समीकरण मिति में इसमें देखो क्या होगा, एक तो होगा ऋणायन में कमी, दूसरा धनायन में कमी, तीसरा ऋणायन में वृद्धि, ऋणायन में वृद्धि, और चौथा हो जाएगा धनायन में वृद्धि, ठीक है। तो इनको उसके कोई प्रकार नहीं है, तो इनको अपने को अध्ययन करना है। क्लियर। तो अपन एक एक को लेके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो रस समीकरण मिति दोष क्या होता है। देखो बिंदु दोष में तो क्या हो जाएगा कि यानी जो कमी जो होगी जो किसके रूप में दर्शाई जाएगी, बिंदु के रूप में। यानी जब अवयवी कण बाहर निकल जाएगा तो वहां पर एक बिंदु जैसे है क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान बन जाएगा, उसे अपन बोलेंगे रिक्ति। क्या बोलते हैं, रिक्ति या डिफेक्ट, त्रुटि। क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा, बिंदु दोष हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन
अरस समीकरण मिति दोष के बारे में बात करते हैं। तो ये अरस समीकरण मिति दोष जो है ये क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं रस समीकरण मिति दोष के बारे में। रस समीकरण मिति दोष, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है या स्ट्राइक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है। देखो ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी जो स्थिर अनुपात नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति यौगिक या स्ट्राइक्योमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और उसमें जो दोष होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रस समीकरण मिति दोष, यानी दोष के बाद भी उनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, लिखो ऐसे यौगिक जिनमें परमाणु का अनुपात स्थिर रहता है, परमाणु का अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं उन्हें स्ट्राइक्योमेट्रिक यौगिक कहते हैं, यानी हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रस समीकरण मिति यौगिक कहते हैं, उन्हें स्ट्राइक्योमेट्रिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिकों में दोष उत्पन्न होने के बाद भी, ऐसे यौगिकों में दोष उत्पन्न होने के बाद भी, दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायन व ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है, धनायन व ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है, अतः उसे स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अतः इसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अब देखो जो रस समीकरण मिति जो दोष है ये हमने अभी देखा था कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है फ्रेंकेल और दूसरा कौन सा होता है, शोर्ट की। तो मैं इसको आपको दोनों को एक टेबल में बना के समझा रहा हूं, फ्रेंकेल दोष और दूसरा होता है शोर्ट की दोष। दोनों के बारे में हम बात करते हैं क्या होता है, फ्रेंकेल दोष में क्या होता है और शोर्ट की दोष में क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कोई एक क्रिस्टल है, दोनों को बना रहा हूं मैं, क्रिस्टल बना देते हैं अपन एक क्रिस्टल ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब आयनिक क्रिस्टल हो गया, यानी इसके अंदर क्या है, आयन है। मान लेते हैं कि या मैं मान लेता हूं x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस, ठीक है, इधर हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, यहां हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, और ये क्या हो जाएगा x प्लस। कुछ भी ले सकते हैं, समझने के लिए अपने को लेना है। यानी इस प्रकार से इसके अंदर आयन है, यानी अगर अपन जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेते क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हो जाएगा K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, है नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी आयन है। ठीक है, इसी तरह की संरचना मैं इसमें भी बना देता हूं।
देखो एक ही अपने पास क्रिस्टल हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी अपन आयन बना देते हैं, जैसे मान लो कि सीधा लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये हो गया। यानी ये जो दोनों क्रिस्टल जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आदर्श क्रिस्टल है। क्या है, आदर्श क्रिस्टल, यानी इसमें किसी प्रकार का अभी कोई दोष नहीं है। समझिएगा ध्यान से, ये जो क्रिस्टल आपको दिख रहे हैं इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये क्या है, आदर्श क्रिस्टल है। क्या है, आदर्श क्रिस्टल, ठीक है। अब इसमें दोष कैसे उत्पन्न होता है उसको लेकर हम बात करते हैं। यानी ताप देने पर हो सकता है दोष उत्पन्न, मुख्य रूप से जब इनको क्या कर देते हैं हम, ताप देते हैं। तो ताप देने पर इनमें कैसे दोष उत्पन्न होता है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिएगा अब इनमें देखो जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है वो हम देखते हैं। अभी मैंने बात की जैसे ये दोनों क्या है, आदर्श क्रिस्टल है, यानी इसमें भी धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है, इसमें भी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बराबर है। अब दोष कैसे उत्पन्न होता है उसको लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये एक संरचना है, आदर्श क्रिस्टल है। अब इसमें क्या होता है कि जो धनायन है, अब देखो ये जो जगह दिख रही है ये एक प्रकार का क्या हो गया, परमाणु हो गया। ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ठीक है। इनके बीच में जो स्थान होता है, चैप्टर के प्रारंभ में हम बात कर चुके थे कि जो क्रिस्टलीय जो संरचना होती है उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरावकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरावकाश कहते हैं। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो खाली भाग है इसे हम क्या बोलेंगे, अंतरावकाश बोलेंगे। ये भी क्या है, ये अंतरावकाश है। इनके बीच का जो खाली स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, अंतरावकाश कहते हैं। अब देखिएगा कि जैसे कि ये संरचना है इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये जो आपका जो x प्लस है ये वाला, ये क्या होगा, यहां से ये धनायन, x प्लस का मतलब क्या हो गया, धनायन। समझने के लिए लिखा था मैंने, आप a प्लस बी माइनस भी लिख सकते हो, चाहे आप c प्लस डी प्लस लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, या इस तरह से प्लस माइनस लिख लो। यानी यहां पर क्या है, ये x प्लस है, ये x प्लस क्या होगा, यहां से निकलेगा और कहां आ जाएगा, इस अंतरावकाश में आ जाएगा। इस तरह से कहां आ गया, ये x प्लस निकल के अंतरावकाश में आ गया। क्या इसमें से कोई परमाणु बाहर गया, नहीं गया, इसमें कोई परमाणु बाहर नहीं गया। मतलब ये हुआ कि ये दोष उत्पन्न होने से पहले ही अगर मान लो इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या, जो टोटल नंबर जो धनायन और ऋणायन थे दोनों मिलाकर वो थे मान लो 40। दोष उत्पन्न होने से पहले कितने थे, 40। अब आपसे पूछ दे कि दोष उत्पन्न होने के बाद कितने होंगे, आप कहोगे सर 40 ही रहेंगे, क्योंकि बाहर तो कोई गया ही नहीं, बाहर तो कोई गए नहीं। यूं समझ लो कि आप जिस कमरे में, मान लो विद्यालय में जिस कमरे में बैठ के पढ़ते हो उसमें कोई बच्चा अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पे चला जाता है, उसी कमरे में मान लो कि पहले आपके कमरे में 40 बच्चे हैं, ठीक है। आधे घंटे बाद एक बच्चा अपनी जगह से उठा और उसी कमरे में दूसरी जगह पे बैठ गया। अब आपसे पूछा जाए कि कमरे में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे, 40 ही है। वो बाहर थोड़ी गया, वो अंदर ही है, वो अंदर ही है। तो यहाँ पे भी यही स्थिति हो रही, देखो कि ये धनायन बाहर नहीं गया, धनायन यहां से निकलकर अपनी संरचना से कहा गया, अंतरावकाश में आ गया। कहां पर आ गया, अंतरावकाश में, ठीक है। यानी जो फ्रेंकेल दोष होता है इसमें क्या होता है, धनायन कहा जाता है, अंतरावकाश में आ जाता है। बात करते हैं अपन शॉर्ट की दोष में, इसमें क्या होता है, अपन इसको जैसे मान लो इसको क्या कर देते हैं, ताप देते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर मान लो क्या हुआ, एक धनायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये धनायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। पहले क्या था, धनायन और ऋणायन की संख्या क्या थी, बराबर थी। मान लेते हैं अपन इसमें कि पहले थे, देखो 20 तो धनायन थे, 20 क्या थे, ऋणायन थे। समझना ध्यान से, 20 धनायन और 20 ऋणायन थे। इनमें से क्या हुआ, एक धनायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया, संरचना से क्या हो गया, बाहर। तो धनायन कितने बचे, अब 19 ही बचे, और ऋणायन कितने हो गए, 20। यानी अब ये संरचना उदासीन है क्या, ये संरचना उदासीन नहीं है, क्योंकि इसमें धनायन कम है, ऋणायन ज्यादा है। यानी ये कौन सी होगी, ऋणावेशित संरचना होगी। कैसी होगी, ऋणावेशित संरचना। तो क्या होगा, इस संरचना को उदासीन करने के लिए एक ऋणायन भी संरचना से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक ऋणायन भी, जैसे मान लो कि ये ऋणायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया, ये ऋणायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पहले 20 धनायन थे, 20 ऋणायन थे, 20 धनायन थे और 20 ऋणायन थे, यानी टोटल आयन कितने थे इसके अंदर, 40 थे। अब बाहर कितने आयन चले गए, एक धनायन चला गया, एक ऋणायन। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने बचे, तो आप क्या कहोगे, 38। कितने बचे, 38, ठीक है। तो एक जो पहला जो मेजर जो अंतर है वो क्या हो जाएगा कि जो फ्रेंकेल दोष है इसमें क्या होता है, धनायन अंतरावकाश में आ जाता है। समझिएगा ध्यान से, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर लिखिए।
या शॉर्ट की पर टिप्पणी लिखिए या फ्रैंकल पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। या फिर सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा दोष है जिसमें घनत्व में कमी नहीं होती है या जिसमें अंतरावकाश प्रकार का दोष पाया जाता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो अपन देखें फ्रैंकेल दोष में क्या होता है, जो धनायन है वो कहां आ जाता है, अंतरावकाश में आ जाता है। जबकि जो शॉर्ट की दोष है इसमें क्या होता है, धनायन संरचना से बाहर हो जाता है, तो संरचना क्या हो जाती है, ऋणांशित हो जाती है। उसे उदासीन करने के लिए एक ऋणायन भी संरचना से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो मेन इसमें ये प्रोसेस होगा। अब इसके आधार पर क्या क्या बिंदु बन सकते हैं उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रैंकेल दोष के बारे में भी, ये क्या होता है। अभी हमने देखा था, तो इसमें क्या लिखेंगे, धनायन अंतरावकाश में आ जाता है, धनायन अंतरावकाश में आ जाता है। क्लियर, तो फ्रैंकेल दोष में क्या हो जाएगा, धनायन क्या हो जाएगा, अंतरावकाश में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, समान संख्या में धनायन व ऋणायन संरचना से बाहर हो जाते हैं। समान संख्या में धनायन व ऋणायन संरचना से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब देखो, जो फ्रैंकेल दोष है इसके अंदर जो धनायन है वो कहां आ रहा है, अंतरावकाश में आ रहा है। इसका मतलब किस प्रकार का दोष हो गया, ये अंतराकाशी दोष हो गया। जबकि इसमें धनायन ऋणायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी स्थानीय रिक्त हो गया। तो क्या कहेंगे इसको, ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं यह एक अंतराकाशी दोष है, क्योंकि धनायन कहां आ रहा है, अंतराकाश में आ रहा है, अंतराकाशी दोष है। और ये कौन सा है, क्योंकि संरचना से बाहर हो गए, तो क्या लिखेंगे, यह एक रिक्तिका दोष है। कैसा है, यह एक रिक्तिका दोष है। क्लियर, दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखो, तीसरे अंतर की अगर हम बात करें कि जो फ्रैंकेल दोष है, आप खुद सोचिए कि इसके अंदर क्या कोई परमाणु बाहर गया, नहीं गया। इसमें कोई परमाणु बाहर नहीं गया, वो परमाणु अंदर ही है, बस वो कहां चला गया, अंतरावकाश में चला गया, बाहर नहीं गया। यानी क्या इसके द्रव्यमान में कमी होगी, क्या नहीं होगी। वही तो है, अगर मान लो कि एक किसी, आपके पास एक टोकरी है, टोकरी के अंदर आपने 10 एप्पल रख रखे और 10 एप्पल का वजन है 2 किलो। उसमें से आप एक एप्पल को उठाकर अंदर की तरफ रख देते हो और दूसरे को, नीचे वाले को लाकर ऊपर रख देते हो। यानी जगह चेंज करनी है कैसे भी करके उस टोकरी के अंदर ही। फिर आप अगर उसका वजन करो तो कितना होगा, 2 किलो ही होगा, चेंज थोड़ी हुआ, वजन तो वही रहेगा ना, कोई बाहर तो गया ही नहीं, अंदर अदला बदली जरूर हो गई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कोई भी परमाणु है वो बाहर नहीं जा रहा, वो परमाणु अंतरावकाश में आ गया है, तो संरचना में ही है लेकिन कहाँ गया, अंतरावकाश में। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा तो क्या होगा, घनत्व भी क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी लिख देते हैं, इसमें द्रव्यमान व घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो आपकी, क्योंकि एक धनायन बाहर गया और एक ऋणायन बाहर गया, यानी पूरी की पूरी आपकी जो टोकरी उसमें से आपने 2 एप्पल निकाल लिए, तो क्या वजन 2 किलो रहेगा, कम होगा। यानी द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि कम हो जाता है, द्रव्यमान और घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन, इसमें द्रव्यमान व घनत्व कम हो जाता है, द्रव्यमान व घनत्व कम हो जाता है। हो सकता है बोर्ड पे आपको साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं, इसलिए आप कॉपी में अपने नोटबुक में साथ में के साथ में लिखते चले। क्लियर, तो 3 अंतर हो गए अपने पास। देखो, एक तो क्या हो जाएगा कि जो शॉर्ट की दोष है इसमें धनायन और ऋणायन दोनों बाहर जाएंगे, तो स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, तो बोलेंगे रिक्तिका दोष कहेंगे। ठीक है, अब वो दोनों बाहर चले गए तो क्या होगा, घनत्व घटेगा, यानी द्रव्यमान घटेगा। जबकि इसमें क्या होगा, फ्रैंकेल में देखो, जो धनायन होगा कहां जाएगा, अंतरावकाश में आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक अंतराकाशी दोष है। इसके द्रव्यमान और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत। क्लियर, अगले हम बात करते हैं कि ये किसके अंदर होगा और ये किसके अंदर होगा। बात करते हैं हम जो फ्रैंकेल दोष है, इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि जो धनायन है
उसका जो आकार है वो क्या होगा, ऋणायन की तुलना में क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी इसमें क्या होता है, धनायन का आकार, यानी ये उन परमाणु में होगा, या यूं कह सकते हैं उन यौगिकों में होगा, माफ कीजिएगा, उन यौगिकों में होगा जिनमें जो धनायन का जो आकार है वो ऋणायन की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में, ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो फ्रेंकेल दोष किन में होगा, कौन से यौगिकों में होगा, जिन यौगिकों में जो धनायन का आकार है वो ऋणायन की तुलना में क्या होगा, बहुत छोटा होता है। या यूं कह सकते हैं कि ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में बहुत बड़ा होता है। उन यौगिकों में कौन सा दोष होगा, फ्रेंकेल दोष होगा। जबकि शॉर्ट के दोष में क्या होगा कि इसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो लिख सकते हैं धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए देखो अपने पास, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो गए अपने पास। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, 5 अंतर अगर आप याद रख लेते तो बहुत है, कहीं नहीं अटकोगे, और वैसे अंतर भी 5 ही, और छठा आपका हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखिएगा यहां पर कि यहां जैसे मान लो कि ये ऋणायन है, ये ऋणायन है और ये धनायन है, छोटा सा, ये ऋणायन, माफ कीजिएगा, ये धनायन, ऋणायन, इस तरह से। जबकि इसमें क्या होगा, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। ठीक है, आकार बड़ा होगा परमाणु का तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। और जबकि इधर का परमाणु बड़ा है, इधर का परमाणु बड़ा है, ये भी ऋणायन ये भी ऋणायन, दो ऋणायन के बीच में क्या है, धनायन है, और उसका आकार क्या है, छोटा है। इधर भी एक बड़ा ऋणायन है, इधर भी एक बड़ा ऋणायन है। आपने पढ़ा होगा कि जो ऋणायन होता है उसका आकार हमेशा धनायन से क्या होता है, बड़ा होता है। ये अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। इधर देखो, इधर भी एक ऋणायन है, इधर भी एक ऋणायन है। ठीक है, और बीच में छोटा सा क्या है, धनायन है। ठीक है, तो क्या दोनों से स्पर्श कर रहा है क्या, इतना वो नहीं करेगा। जबकि इसमें देखो, ये धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, यानी परमाणु बड़े हैं, बड़े हैं तो एक दूसरे से क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। और परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणु से स्पर्श करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। परमाणु जो है वो अपने निकटतम जितने परमाणु से स्पर्श करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ परमाणु का आकार क्या है, लगभग बराबर है, धनायन और ऋणायन का आकार क्या है, बराबर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्पर्श करेंगे। अगर जितने ज्यादा परमाणु से स्पर्श करेगा उसकी उपसहसंयोजन संख्या भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जबकि यहाँ धनायन का आकार फ्रेंकेल में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो क्या वो किसी स्पर्श करेगा, क्या करेगा, तो कम करेगा। यानी अपन सीधी सी भाषा में पॉइंट पर आते हैं कि अपन कह सकते हैं कि जो शॉर्ट की दोष है इसमें क्या होगी, जो समन्वय संख्या यानी जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा आप। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होगी, कम होगी, फ्रेंकेल में लिखो, इसमें उपसहसंयोजन संख्या कम होती है या निम्न होती है, ऐसे लिख लो, इसमें उपसहसंयोजन संख्या निम्न होती है, उपसहसंयोजन संख्या निम्न होती है। शॉर्ट की में क्या हो जाएगा, इसमें उपसहसंयोजन संख्या उच्च होती है, इसमें उपसहसंयोजन संख्या उच्च होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण को लेकर, एग्जाम्पल को लेकर। देखो, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो जो शॉर्ट की दोष होगा ये मुख्य रूप से जो क्या है, जो क्षारीय धातु है उनके जो हैलाइड होते हैं, जैसे मान लो कि NaCl हो गया, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, और इसके अलावा एक अपवाद है इसका AgBr। क्या है, AgBr। इसके जो उदाहरण हो जाएंगे वो हो जाएगा AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड। तो ध्यान रखें कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्ट की दोष भी दर्शाता है और फ्रेंकेल दोष भी दर्शाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ये दोनों दोष क्यों दर्शाता है? इसका कारण क्या है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका आकार ना तो बराबर होता है दोनों का,
ठीक है, यानी छोटा भी होता है, सिल्वर का आकार क्या होता है, छोटा भी होता है और लगभग बराबर भी होते हैं। यानी जितना अंतर होना चाहिए आकार में, जितना अंतर होना चाहिए उतना अंतर नहीं होता है, इसलिए ये दोनों के बीच की अवस्था आ जाती है, ना तो ज्यादा बड़ा ना बराबर। ठीक है, बड़ा है तो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये फ्रेंकेल दोष भी दर्शाता है और शॉर्ट के दोष भी। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसमें किस प्रकार का दोष पाया जाता है। क्लियर, तो ये हो गए अपने कौन कौन से दोष हो गए, फ्रेंकेल और शॉर्ट की दोष। चलिए अगला हम बात करते हैं अरस समीकरणमिति दोष के बारे में। इसके बारे में अरस समीकरणमिति दोष। देखो अरस समीकरणमिति दोष क्या होगा कि यानी ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अरस समीकरणमिति यौगिक कहते हैं, यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। यानी उनमें जो दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है वो बराबर नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। तो धनायन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, ऋणायन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके प्रकार को लेकर भी हमने बात की थी। देखो प्रकार को लेकर हमने बात की थी, एक तो बात की थी अपन ने ऋणायन, ऋणायन की कमी, एक हमने बात की थी धनायन की कमी, धनायन की कमी, एक हमने बात की थी ऋणायन की वृद्धि, ऋणायन की वृद्धि, और एक हमने बात की थी धनायन की वृद्धि, धनायन की वृद्धि। अब देखो हम जो है इसको आपके 12th क्लास के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो कोर्स में जो इसको दे रखा है, किस प्रकार से दे रखा है इनको देखो, आपके कोर्स में इसको दो प्रकार से बता रखा है। इसको एक तो बता रखा है धातु आधिक्य दोष, इसके जो दो प्रकार बता रखे उसको मैं लेता हूं, धातु आधिक्य दोष, और एक दे रखा है धातु न्यूनता दोष। दूसरा प्रकार क्या दे रखा है, धातु न्यूनता दोष। देखो धातु आधिक्य दोष में जो कौन सी घटना होगी उसको लेकर हम बात करते हैं। धातु आधिक्य दोष में ये चार घटना आपके सामने दे रखी है, ऋणायन की कमी, धनायन की कमी, ऋणायन की वृद्धि, धनायन की वृद्धि। तो जो धातु आधिक्य दोष है इनमें से, इन चार घटना में से कौन सी जो इसके अंदर घटना होती है तो वो हम बात करते थे। इसमें क्या होता है, ऋणायन की कमी, ऋणायन की कमी व धनायन की वृद्धि, धनायन की वृद्धि। ऋणायन की कमी व धनायन की वृद्धि अगर हो रही हो तो कौन सा दोष कहलाएगा, धातु आधिक्य दोष। और धातु न्यूनता दोष में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। देखो ऋणायन में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि, ऋणायन की वृद्धि, ऋणायन की वृद्धि व धनायन की कमी, धनायन की कमी। तो सारी कंडीशन आ गई आपकी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको लेकर। देखो इसमें क्या आएगा, देखो धातु न्यूनता दोष में एक तो ऋणायन की वृद्धि, यानी ऋणायन की वृद्धि यानी ये वाला भाग, ऋणायन की वृद्धि, और दूसरा क्या है, धनायन की कमी, धनायन की कमी यानी ये वाला भाग। ये जो दोनों भाग है ये वाले, ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके धातु न्यूनता दोष में। किसमें आएंगे, धातु न्यूनता दोष में। और धातु आधिक्य दोष में क्या, देखो एक तो ऋणायन की कमी, ऋणायन की कमी ये हो गया ऋणायन की कमी, और दूसरा क्या, धनायन की वृद्धि यानी ये वाला भाग। ऋणायन की कमी और धनायन की वृद्धि, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, धातु आधिक्य दोष। क्या बोलेंगे, धातु आधिक्य दोष। आपके जो कोर्स में है उस पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके कोर्स में इस तरह से इनको बताया गया, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, जबकि इसके जो पॉइंट होते हैं चार, तो इनको अपन इस तरह से इसके साथ में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु आधिक्य दोष के बारे में। धातु आधिक्य दोष में क्या होता है, देखो धातु आधिक्य दोष में क्या होगा, ऋणायन की तो क्या होगी, कमी, और धनायन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऋणायन की क्या होगी, कमी, धनायन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसको लेकर हम बात करते हैं धातु आधिक्य दोष में। सबसे पहले तो पहला ले लेते हैं अपन धातु आधिक्य दोष। देखिएगा धातु आधिक्य दोष, इसमें क्या होगा, देखो धनायन में तो क्या होगी, वृद्धि, और ऋणायन में क्या होगी, कमी होगी। ऋणायन में क्या होगी, कमी होगी।
समझते हैं कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक शब्द आएगा एफ केंद्र, फेर्बेजेंटर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो मेरे पास एक क्रिस्टल है इस प्रकार से, एक इसमें मैं बना देता हूं धनायन और ऋणायन बना देता हूं मैं। ये धनायन हो गया, ऋणायन, धनायन, ऋणायन। इस प्रकार से ये क्रिस्टल हो गया। और इसमें देखो धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा क्रिस्टल हो गया, एक आदर्श क्रिस्टल है। किस प्रकार का क्रिस्टल है, एक आदर्श क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बराबर है। अब क्या होता है कि किसी कारणवश, समझना ध्यान से, किसी कारणवश क्या होता है कि इसमें से कोई एक ऋणायन बाहर निकल गया, एक ऋणायन यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मान लो कि ये ऋणायन ताप देने पर, कोई भी और घटना होती सकती है, ताप देने पर ही कह सकते हैं मुख्य रूप से, कोई ऋणायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया, नहीं ये ऋणायन संरचना से क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब ये स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। यानी अब देखो इसमें धनायन और ऋणायन क्या थे, बराबर थे, और एक ऋणायन संरचना से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अब संरचना कैसी हो जाएगी, धनायनिक हो जाएगी, क्योंकि धनायन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसको उदासीन करने के लिए, भाई ऋणायन बाहर जा रहा है यानी ऋणायन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऋणायन बाहर चला गया, ऋणायन की क्या हो गई, कमी। इसको उदासीन करने के लिए क्या होता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इस संरचना में क्या करता है, प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, और जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आता है उस स्थान को हम कहते हैं एफ केंद्र। बस ये है इंपॉर्टेंट, एफ केंद्र क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है। फेर्बेजेंटर, एफ का मतलब क्या होता है, फेर्बेजेंटर, एक लैटिन शब्द होता है फेर्बेजेंटर, जिसे इसको फेरब भी बोलते हैं कई जगह पे। फेरब शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको फेरब, फेरब या फेरबे, और पूरा नाम होता है फेर्बेजेंटर। एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंगीन। क्या होता है, रंगीन, यानी इसके कारण पदार्थ कैसा होता है, रंगीन प्रकृति प्रदर्शित करता है। क्लियर, समझ में आ गया कि क्या होगा। धातु आधिक्य दोष में सबसे पहले हम बात करेंगे ऋणायन की कमी में क्या होगा, एक जो ऋणायन है वो संरचना से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जो ये क्रिस्टल है पूरा कैसा हो जाएगा, धनायनिक हो जाएगा। इसे उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन संरचना में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर आएगा, जिस बिंदु पर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एफ केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, एफ केंद्र। अब बात आती है कि एफ केंद्र की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। परिभाषा पूछी जाती है एफ केंद्र क्या है, सीधा सा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एफ केंद्र क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि धातु आधिक्य दोष में, धातु आधिक्य दोष में एक ऋणायन संरचना से बाहर हो जाता है। इसे उदासीन करने के लिए संरचना में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवेश करता है। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है या जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवेश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इस एफ केंद्र के कारण ही क्या होती है, क्रिस्टल की क्या होती है, रंगीन प्रकृति होती है। जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ठीक है, अगर आप क्या करो, उसको धूप में रख दो, नमक को क्या करो, धूप में रख दो, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड LiCl, वो कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग होता है उसका। पोटेशियम क्लोराइड कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। तो उन सब का कारण क्या है, ये एफ केंद्र है। उन सभी का कारण क्या है, एफ केंद्र है। क्लियर, कंप्लीट। तो ये हो गया आपका कौन सा, पहला ऋणायन में कमी वाला हो गया। अब दूसरा क्या है इसके अंदर, धनायन में वृद्धि। तो उसको लेकर हम चर्चा करते हैं, धनायन में वृद्धि कैसे होती है। देखो ये अपने पास एक क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा क्रिस्टल हो गया, एक आदर्श क्रिस्टल हो गया। कैसा क्रिस्टल हो गया, आदर्श क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं धनायन में वृद्धि। तो इसमें क्या होता है कि इस संरचना में एक धनायन क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ये आ गया धनायन, कहां आ गया, अंतरावकाश में आएगा, क्योंकि बाकी तो सारी जगह भरी हुई है। जगह कौन सी बची हुई है, अंतरावकाश ही बचा हुआ है। देखो बाकी कोई जगह बची हुई क्या, उसमें जो हमने देखा था ऋणायन में एक ऋणायन चला गया था, इसकी वजह से उसकी जगह पर कौन आ गया था, इलेक्ट्रॉन आ गया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, धनायन अंतरावकाश में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ धनायन की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी ये क्रिस्टल कैसा हो गया, धनायनिक हो गया। धनायनिक हो गया तो अब इसको उदासीन करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा, संरचना में प्रवेश कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आ गया संरचना में। अब आप कहोगे सर ये भी एफ केंद्र होगा, नहीं होगा। यहां इलेक्ट्रॉन किस में आया,
अंतरावकाश में आ रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है, अंतरावकाश में आ रहा है। जबकि उसमें जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था, ऋणायन की जगह पर आ रहा था। उसमें जो इलेक्ट्रॉन आया था वो कहाँ आया था, ऋणायन की जगह पर आया था। क्लियर। तो ये हो गया आपका कौन सा, धातु अधिक्य दोष। अब हम बात करते हैं धातु न्यूनता दोष के बारे में। अगला आता है धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होगा, देखो उल्टा हो जाएगा। धनायन में तो क्या होगी, कमी, और ऋणायन में क्या होगी, वृद्धि होगी। धनायन में तो क्या हो जाएगी, कमी, और ऋणायन में क्या होगी, वृद्धि। इसको भी हम देखते, देखो एक अपने पास एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल बनाया मैंने, रफली क्रिस्टल बनाया, और इसके अंदर मान लो कि क्या है, ये कोई आयन है। ये इसमें भर देते हैं अपन, जैसे मान लो ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ऋणायन, धनायन, इस तरह से। ये एक आदर्श क्रिस्टल है। सबसे पहले हम बात करते हैं धनायन की कमी की बात करते हैं। धनायन की कमी कैसे होगी, यहां से देखो क्या होता है कि एक धनायन मान लो कि इस क्रिस्टलीय संरचना से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। धनायन क्रिस्टलीय संरचना से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो धनायन की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। अब क्या होगा, यानी धनायन की कमी होगी, धनायन बाहर चला गया तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, ऋणांशित हो जाएगा, क्योंकि ऋणायन की संख्या बढ़ गई, धनायन बाहर चला गया। तो अब इसको उदासीन करने के लिए क्या, देखो कोई प्रोटॉन तो आ नहीं सकता। प्रोटॉन अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, आएगा तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। वो भी कहां से, विलयन से आएगा। क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं और जब गर्म करने के बाद इसको ठंडा करते हैं, जब इसका क्रिस्टलीकरण होता है, जब ये जमता है, तो उसी दौरान विलयन से कोई इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर सकता है, प्रोटॉन तो प्रवेश कर नहीं सकता। तो ऐसे में क्या होगा कि अब क्या होगा, यहां जो ये जो धनायन है ये क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। क्या कर देंगे, परिवर्तन। मान लो कि ये जो क्रिस्टल है, अपन कह लेते हैं, मान लो कि इसमें जो आयरन है ये किस अवस्था में है, ये Fe+2 में है। इस क्रिस्टल में आयरन किस अवस्था में है, आयरन Fe+2 में। एक आयरन क्या हो गया, यहां से बाहर चला गया। ठीक है, तो अब ये दूसरा आयरन क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन अवस्था में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। अपने ऑक्सीजन अवस्था में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। इस प्रकार से इसकी कमी को पूरी कर देगा। +2 से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +2 से क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए जो एस ब्लॉक के जो तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 और वर्ग 2 सारे धातु और सारे मर्द धातु, क्या उन धातु में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, उन धातु में इस प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यह दोष उन्हीं धातु में होगा जिनमें क्या होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। यानी जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था किसमें पाई जाती है, डी ब्लॉक के तत्व में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, डी ब्लॉक के तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। क्योंकि यहां क्या होता है कि धनायन संरचना से बाहर हो जाएगा, तो अब कोई प्रोटॉन तो अंदर आ नहीं सकता। तो क्या होगा, जो धातुएं होगी वो क्या करेगी, अपनी ऑक्सीजन अवस्था में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। यानी जो अपनी ऑक्सीजन अवस्था में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। उन्हीं में ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये तो हो गया, कौन सा हो गया, धनायन में कमी वाला हो गया। कौन सा हो गया, धनायन में कमी। दूसरा हम देखते हैं ऋणायन में वृद्धि। अब क्या होता है कि मान लो बाहर से कोई ऋणायन इस संरचना में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। ये आ गया ऋणायन, आ गया संरचना में। संरचना में क्या आ गया, ऋणायन आ गया। अब इसको उदासीन करने के लिए बाहर से कोई धनायन तो आ नहीं सकता। तो यहां पे भी क्या होगी, जो धातु होगी अपनी ऑक्सीजन अवस्था में क्या कर देगी, कमी कर देगी। धातु अपने ऑक्सीजन अवस्था में क्या कर देगी, कमी कर देगी। क्लियर। तो ये भी किसमें होगा, डी ब्लॉक के तत्व में होगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, यह स्थिति किसके अंदर होती है, डी ब्लॉक के तत्व में ही होती है। तो इस प्रकार से ये धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष है, बहुत ही इजी है। और जो सबसे मुख्य फोकस जो आपको करना है, मैंने बताया था किस पर करना है, फ्रेंकेल और शॉर्ट की पे। इसको एक बार नॉर्मली आप समझ ले, एक बार आपकी खुद की लैंग्वेज से लिख ले, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। डायग्रामेटली अगर आप बना के देखोगे तो बहुत इजी वे में ये हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं अशुद्धता दोष को। अशुद्धता दोष क्या होता है, देखो अशुद्धता दोष नाम से पता चल रहा है कि इसमें अपन क्या होगा, कहीं अगर किसी प्रकार की क्या मिला दे, अशुद्धि मिला दे, किसी प्रकार की क्या मिला दे, अशुद्धि मिला दे,
तो इससे जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अशुद्धता दोष। इसके लिए भी देखो एक अपन एक क्रिस्टल बना लेते हैं। ये मेरे पास एक कोई क्रिस्टल हो गया, मान लो कि ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो इसमें क्या हो जाएगा Na+Cl- Na+Cl-, इस प्रकार से इसके अंदर क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है, ये एक सोडियम क्लोराइड का क्या है, क्रिस्टल है। अब देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं मिलाता हूं स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाता हूं इसके अंदर। क्या मिलाता हूं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ये किस तरह से टूटता है, ये टूटेगा Sr+2 और 2Cl-, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे, ये क्या करेगा, सोडियम को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, यानी सोडियम इससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसके अंदर जा रहा है सोडियम यानी स्ट्रोंशियम +2 जा रहा है, यानी चार्ज कितना जा रहा है, +2 जा रहा है, जबकि सोडियम जो निकलेगा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, फिर भी एक धनायन ज्यादा है। इसका मतलब अगर इस जगह पर अगर मान लो कि स्ट्रोंशियम +2 आता है, Sr+2, तो धनायन कितना आया, 2 आया, और धनायन गया कितना, 1 गया, यानी एक धनायन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसे संतुलित करने के लिए एक सोडियम क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे, एक अणु अगर मान लो 1 मोल अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे, तो बाहर कितने निकलेंगे, 2 Na+ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बताओ रिक्ति कितनी हो गई, रिक्ति कितनी हो गई, 1 हो गई। रिक्ति कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर मान लो यहां में मिला देता एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला देता, समझ ले एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला देता, तो ये कैसे टूटता है, Al+3 और 3Cl-। तो एल्यूमिनियम कितने जाएंगे, 3 जाएंगे। एल्यूमिनियम कितने जाएंगे, 3 जाएंगे। 3 एल्यूमिनियम जाएंगे तो एक को तो क्या हो जाएगा, अब समझे आप, एल्यूमिनियम Al+3, तो एक अगर सोडियम बाहर निकला, ठीक है, तो ये तो इसको संतुलित करने के लिए हो जाएगा। नहीं, यहां अगर मान लो कि इस जगह पे अगर मान लो आता है Al+3 आता है मान लो, तो धनायन धनायन कितना आया, 3 आया, एक सोडियम गया, तो कितने को निकलना पड़ेगा, 3 को निकलना पड़ेगा, तो एक और निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे, जो रिक्ति कितनी बनेगी, 1 बनेगी। रिक्त स्थान तो एक ही रहेगा ना, अभी हमने देखा था भाई, रिक्त स्थान 1 रहेगा। और यदि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में है अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाएंगे, जो रिक्ति बनेगी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। रिक्तियां कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो ये कौन सा दोष हो गया, अशुद्धता दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया, यानी जब किसी क्रिस्टल में, शुद्ध क्रिस्टल में किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो क्या होता है, धनायन क्या हो जाते हैं, संरचना से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और जो रिक्ति बचती है उसे क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड में अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो कितनी रिक्ति बनेगी, 1। और यदि सोडियम क्लोराइड में अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाएंगे तो कितनी रिक्ति बनेगी, 2 बनेगी। आपको भी समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लो कि यहां से सोडियम निकलेगा तो यहां पर एल्यूमिनियम +3 आएगा, तो धनायन कितना आया, 3 आया, तो 3 सोडियम भी क्या जाने पड़ेंगे, बाहर जाने पड़ेंगे। तो एक सोडियम की जगह पे तो कौन आ गया, खुद एल्यूमिनियम आ गया, तो 2 सोडियम की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो रिक्ति कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी प्रकार से अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड पर क्या आता है, +2, यानी 2 सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा, तो एक सोडियम की जगह पे तो खुद Sr+2 आ जाएगा, तो जगह कितनी बची, 1, तो रिक्ति कितनी हो गई, 1 रिक्ति हो गई। क्लियर। अब इसको लेकर देखो कुछ प्रश्न भी हमसे अपने से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो मैं बता देता हूं, आपके जो बुक के अंदर पीछे दे रखा है बुक में, वो मैं प्रश्न आपको करवा देता हूं। तो देखो ये क्वेश्चन है कि यदि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल% से अगर हम क्या करें, डोपित करें, तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें यदि हम क्या करें, 10⁻³ मोल% अगर क्या हो उसके अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड हो, तो धनायन रिक्तियां कितनी बनेगी, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल के बारे में, यानी मोल आपको दे रखा है, मोल कितना दे रखा है, 10⁻³ तो मोल % दे रखा, तो क्या कर देंगे हम, नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻5 मोल। कितना जाएगा, 10⁻5 मोल। यानी हम 10⁻5 मोल अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में यदि 10⁻5 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो धनायन रिक्तियां कितनी बनेगी, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, हम बात करते हैं जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है SrCl2, ये टूटता तो कैसे टूटेगा, Sr+2 और 2Cl- में टूटेगा। किसमें टूटेगा,
टू Cl माइनस में। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर हम कितना मिला रहे हैं, Sr+2 मिला रहे हैं, एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाने पर कितना बनेगा, एक Sr+2 बनेगा। ठीक है, तो हम कितना मिलाते हैं, 10 की घात -5 स्ट्रोंशियम +2 मिलाएंगे तो कितनी रिक्ति बन जाएगी, 10 की घात -5 रिक्तियां बनेगी। भाई अभी हमने देखा था कि अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं तो रिक्तियां कितनी बनती, एक बनती है। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाते हैं तो रिक्तियां कितनी बनती है, 2। तो यहाँ अगर यदि आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया होता तो रिक्तियां 2 बन रही, तो यहाँ इंटू क्या कर देते, 2 कर देते, यहाँ इंटू कितना कर देते, 2 कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ रिक्ति एक ही बन रही है, तो 10 की घात -5 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो रिक्ति कितनी बनेगी, एक बनेगी। तो रिक्तियां भी उतनी होगी जितना हम मिला रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूछ रहा है, ये संख्या पूछ रहा है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, मोल आ रहा है। क्या आ रहा है, मोल। तो मोल को जब हम संख्या में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, अवोगाद्रो संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अवोगाद्रो संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, अवोगाद्रो संख्या से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा 6 पॉइंट। तो इसको कर दो आप, यहां कर देता हूं मैं संख्या के लिए 6.22 शॉर्ट में कर देता हूं मैं, इंटू 10 की घात 23, और ये हो जाएगा 10 की घात -5। तो ये आ जाएगा 6.22 इंटू 10⁻18 रिक्ति। क्लियर, एक सामान्य तरह से कर लिया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी इसकी, समझने के लिए। क्लियर, तो ये अपना आज का जो टॉपिक हो गया ठोसों में अपूर्णता। इसमें बार बार कह रहा हूं, जो मुख्य रूप से जो आपको फोकस करना है फ्रैंकलिन और शॉर्टकी के ऊपर फोकस करना है, उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, और यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।